वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मीडिया इन्फ्लुएंस कहें या फिर सेल्फ अवेयरनेस, आजकल लड़के अपने लुक्स को लेकर, अपने फिजिक को लेकर काफी अलर्ट हैं। एंड एज वी ऑल नो, गुड डाइट एंड एक्सरसाइज कैन नॉट फिक्स एवरीथिंग। दैट्स व्हाई वी हैव प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी से कैसे अपने आप को बेहतर बनाया जा सकता है दिखने में, या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम है उसे फिक्स किया जा सकता है, ये आज हम जानेंगे। और इस विषय पे हमें जानकारी देंगे डॉक्टर आनंद गौतम, जो कि बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन है। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर आनंद गौतम। वेलकम डॉक्टर गौतम, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी हम नाम सुनते हैं, प्लास्टिक सर्जरी भी सुनते हैं, तो क्या इसमें डिफरेंस होता है? देखिए, जो कॉस्मेटिक सर्जरी है वो प्लास्टिक सर्जरी की एक ब्रांच है, यानी आप उसे कह सकते हैं एक पार्ट है। प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर बर्न आता है और उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी आती है, फेशियल सर्जरी आती है, माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी आती है। तो एक बहुत बड़ी ब्रांच है, उसका एक छोटा सा पार्ट है कॉस्मेटिक सर्जरी। ओके, तो कॉस्मेटिक सर्जरी का जो क्रेज है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। खासतौर पर अगर हम लड़कों की बात करें तो एक ज़माना था जब लड़कियां ही बहुत ज़्यादा अपनी ब्यूटी पर ध्यान देती थी, लेकिन अब जो लड़के हैं वो भी अवेयर हो गए हैं। तो क्या कुछ प्रोसीजर्स आते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर? देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी में जो अभी मेल पर्सन्स के लिए हैं वो दो तरह की सर्जरी होती है। एक होती है जिसमें हम बोलते हैं कि सर्जिकल है, जिसमें ऑपरेशन करके ही उसको सुधारा जा सकता है, और जो दूसरा होता है जिसमें वो नॉन ऑपरेशन करने वाला होता है, वो नॉन ऑपरेटिव वाली सर्जरी कहलाता है। तो ये दोनों अलग अलग तरह की होती है। जैसा पेशेंट की चॉइस होती है, जैसे उसकी बॉडी की बनावट होती है, उस तरफ से इस सर्जरी का डिसाइड किया जाता है। मोस्ट कॉमनली आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो क्या करवाना चाहते हैं प्रोसीजर? देखिए, जो सबसे कॉमनेस्ट होता है और जो अर्लीस्ट आती है वो आती है रिंकलिंग, मीन्स जिसे कहते हैं अपन ढीलापन होना चमड़ी का। उसके मरीज सबसे ज़्यादा आते हैं, जैसे आंखों के पास ढीला होना, जिसे क्रॉस फीट कहते हैं। दूसरा होते हैं आंखों के नीचे गड्ढे बढ़ना। तीसरा जो अभी बहुत ही ज़्यादा कॉमन सर्जरी है, हेयर ट्रांसप्लांट। काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, जो भी अपनी फिजिकल लाइफस्टाइल है या जो टेंशन है। तो ये 3 या 4 सर्जरी हैं जो सबसे कॉमनेस्ट हो रही हैं। बिल्कुल। और कहीं हमें जाना होता है, स्पेशल ओकेजन होता है, तो ऐसे में आमतौर पर लड़कियां फेशियल करवाना प्रेफर करती हैं। तो लड़के कौन सा फेशियल है जो करवाना उन्हें पसंद है आजकल? लड़के आजकल केमिकल पीलिंग होती है, जिसमें उनके जो छोटे छोटे स्कार्स हैं या पोर्स होते हैं वो सब ओपन हो जाते हैं, तो केमिकल पीलिंग ले लेते हैं। कुछ अपने फिलर करवा लेते हैं, जैसे आईज के अंडर उनके बहुत ज़्यादा हॉलोनेस होती है, जिसे गड्ढापन कहते हैं, तो उसके लिए वो टेम्परेरी फिलिंग होती है। फिलर्स आते हैं, वो 3 to 6 मंथ तक के लिए इफेक्टिव होते हैं, वो करवा लेते हैं पेशेंट्स के लिए। कुछ बोटॉक्स इंजेक्शन भी होते हैं, जैसे लूजनिंग या रिंकलिंग होती है आंख के चारों तरफ, तो उसके लिए बोटॉक्स ले सकते हैं। तो ये सब शॉर्ट टर्म होते हैं जो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। ओके, कितने टाइप्स की होती हैं केमिकल पील्स? केमिकल्स पीलिंग में 3 या 4 तरह की होती है। फिनोलिक एसिड आते हैं, और भी 3-4 तरह के केमिकल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। जी, तो अगर किसी ने पील करवा ली है उसके बाद ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो होता है कि सेंसिटिविटी होती है इसमें एक केमिकल्स की, कि आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए रिएक्ट करती है कि नहीं करती। दूसरी होती है कि उस दिनों तक फिर सन से प्रोटेक्शन करना पड़ता है। तीसरा, अपनी चमड़ी को काफ़ी मॉइस्ट रखना पड़ता है। ये 3 चीज़ें सबसे, और हाइड्रेट रखना होता है, यानी पानी वगैरह काफ़ी पीना पड़ता है। तो ये 3 से 4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है तभी वो आपसे कंसल्ट कर सकता है, या फिर उसे लग रहा है कि मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, बस कुछ गड़बड़ है, तो ऐसे में भी क्या? नॉर्मली नहीं करता है। नॉर्मली क्या होता है, जब पेशेंट अपने आप को रोज दिखता रहता है तो एक 40 के बाद एक चेंजेस स्टार्ट होते हैं। एक हमारी चेहरे की स्किन, या कोई हमें बोलता है कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ रिंकलिंग आ गई आपके चेहरे पे, या उसको अपने दोस्त लोग बताते हैं। जैसे अपन बोलते हैं कि मोटा हो रहा है, तो सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्किल में या अपने रिलेटिव बोलते हैं। इसी तरह कोई ना कोई इनको पॉइंट आउट करता है, तब वो हमसे कंसल्ट करते हैं इस चीज़। तो जो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं मन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी। तो कितना खर्चा आता है आम तौर पर अगर देखा जाए? देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी तो ये है कि पेशेंट अपने लुक्स के लिए कर रहा है, तो थोड़ा सा तो महंगी होती है। केमिकल पील्स वेरी कर सकता है 20,000 तक, लाइपोसक्शन 40,000 से 50,000 तक जाता है। फिलर्स ऑलमोस्ट 10,000 से 15,000 के अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। इसी तरह बोटॉक्स भी करीब 10 से 20,000 के बीच जाता है। बिल्कुल। तो ये मैक्सिमम जाता है या फिर हम मिनिमम अगर कॉस्ट की बात करें? डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है। मिनिमम रिक्वायरमेंट 10,000 जैसे ml में काम हो गया, किसी को 2 या 3 सिटिंग लगी है। फिलर किसी के लिए जैसे 25% ही भर हमें लग रहा है उसकी में, किसी में 50% लग रहा है, तो वो कॉस्ट पर डिपेंड करता है। और एक बार ओपन होने के बाद ये रीयूज नहीं होते।
तो वो एक क्वांटिटी उसके हिसाब से डिपेंड करती है और स्टैंडर्ड होते हैं। हेयर रिमूवल है वो भी बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है, क्योंकि सबको लगता है कि थोड़ा झंझट है वो कम हो जाएगा अगर ये करवा लिया जाए। तो क्या कुछ प्रोसीजर रहता है इसका? इसके लिए एक लेज़र आती है जिससे कंप्लीट हेयर रिमूवल किया जा सकता है। वो भी आजकल काफ़ी यूज़ हो रही है। कई बार जैसे हम सर्जरी करते हैं, कहीं पे स्किन लगाई तो उसमें भी कंप्लीट हेयर रिमूवल नहीं होता है, तो वो हेयर आते हैं तो मरीज को परेशानी होती है। तो उसमें हम कंप्लीट हेयर रिमूवल के लिए लेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। आमतौर पर आपने भी देखा होगा, आपके पास लोग आते होंगे और कंप्लेन करते होंगे कि बहुत सारे पिंपल्स मुझे निकलते हैं और ऐसे में ये स्कार्स भी छोड़ जाते हैं पीछे। किसी को हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? इसमें 2 से 3 तरह से मेथड्स होती हैं। एक तो इसमें लेज़र इसमें भी इस्तेमाल की जा सकती है और केमिकल पील भी किया जा सकता है। एक डर्मा एब्रेजन्स भी इसमें सर्जरी होती है। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसमें। हाँ, पर मरीज को इससे भी निशान कम किए जा सकते हैं। ओके, तो आपने बताया सर्जिकल रहता है और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स रहते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें तो इसमें अगर कोई अपना फेस लिफ्ट करवाना चाहता है, उसे लगता है कि अब मेरी काफ़ी ज़्यादा एज हो गई है लेकिन मुझे इससे बेटर दिखना है, तो क्या क्या प्रोसीजर इसके अंदर आते हैं? हमारे फेस को 3 भाग में बांटते हैं। फॉरहेड मीन्स आंखों के ऊपर का हिस्सा, चीक का हिस्सा यानी लिप्स के यहाँ से हिस्सा, और तीसरा नेक का हिस्सा। ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि शरीर के साथ हमारी इनमें ढीलावट आ जाती है। तो फॉरहेड के लिए अलग हम लिफ्ट कर सकते हैं। मिड फेस के लिए अलग लिफ्ट होता है। जो चमड़ी लूज होती है हम उसको पिंच करके निकाल के उसको दोबारा स्टिच कर देते हैं। और आजकल तो थ्रेड्स भी आ गए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ थ्रेड्स को टक करके उनके ऊपर पुल कर देना है। तो वो बहुत इजी हो गया है अब ये कराना, कि आप हर 6 मंथ या 2 ईयर में अपनी चेंज करा सकते हैं एज पर हो। कोई जैसे ऑपरेट नहीं कराना चाहता। तो इसके लिए कुछ ऐसा एज फैक्टर भी रहता है कि आपका मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए? ये जो सर्जिकल प्रोसीजर 50s के बाद ही लगते हैं। 40 से 50 के बीच में तो हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थोड़ा सा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट और थोड़ा सा पेशेंट अपने ऊपर वर्कआउट करे, दोनों की कॉम्बिनेशन में हम विदाउट सर्जरी मेंटेन कर सकते हैं टिल 50। आफ्टर 50 ही लगती है अब सर्जरी। ओके, आईलिड सर्जरी भी होती है, तो इसमें किसको करवाना चाहिए ये? 40s के बाद जैसे जैसे क्या होता है कि हमारे आईलिड में फैट होता है, फैट लॉस हो जाता है तो ड्रॉपिंग हो जाती है। तो जो आईलिड और आईज के बीच के जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, तो उसको ब्रो लिफ्ट सर्जरी कहते हैं। इसमें भी वही सर्जिकल हो गए, आजकल थ्रेड्स आ गए, तो उसको अंदर के यानी अपने हेयर हटा के वहां से घुस के अपन थ्रेड से उनको पुल कर देते हैं। हार्डली हाफ एन आवर का प्रोसीजर है और उसका रिजल्ट काफी अच्छा रहता है। बिल्कुल। आप दोनों पेशेंट्स देखते हैं कि आपके पास लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, तो मोस्ट कॉमनली बॉयज़ में अगर हम बात करें सर्जिकल प्रोसीजर्स की, तो वो क्या करवाना पसंद करते हैं? अभी तो सबसे ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट पर काफ़ी चल रहा है, क्योंकि अभी जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है वो काफ़ी बढ़ गई है। पहले ये समस्या नहीं थी, ना इतना टेंशन था, ना इतनी फिजिकल लाइफस्टाइल थी। तो अभी सबसे ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट पे हो रहा है। सेकंड आता है ब्रो लिफ्ट और थर्ड हो रहा है फिलर्स। और आजकल एक पिंपल का भी, डिंपल बनवाने का भी एक नया चालू हो गया है ट्रेंड। राइट, फेक डिंपल्स। फेक डिंपल्स, तो वो भी आजकल बनाने के लिए। ओके, एडवांसमेंट की बात चल ही रही है, तो इस फील्ड में क्या कुछ एडवांसमेंट हुए हैं? अभी नॉन सर्जिकल में ज़्यादा हुए। कोई भी मरीज ये नहीं चाहता कि उसकी सर्जरी हो, तो उसमें जैसे ब्रो लिफ्ट के लिए थ्रेड्स आ गए हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी अपने पास बहुत सारे, अगर स्कैल्प में हेयर नहीं है तो हम हर जगह के हेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलर्स हैं, पहले ये सब काफ़ी कॉस्टली भी थे, अब थोड़ा सा इनकी कॉस्ट भी कम हो गई है। बोटॉक्स भी काफ़ी कम हो गया, हार्डली 10,000 में बोटॉक्स मिल जाता है। और 1 डे है और रिजल्ट इंस्टेंटली है, यानी आपने अभी लगवाया, इवनिंग तक आपको बिल्कुल रिजल्ट मिल जाएगा इसमें। इसमें कुछ एज क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं वो तो करवाना प्रेफर करते ही हैं, लेकिन अगर किसी की एज ज़्यादा है वो भी अगर करवाना चाहे? इसका कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई भी मरीज कभी भी करवा सकता है। ओके, बोटॉक्स एंड फिलर्स की बात करें तो क्या ये अलग अलग होते हैं? इसमें क्या डिफरेंस होता है? बोटॉक्स बेसिकली एक टॉक्सिन है, बैक्टीरिया का टॉक्सिन है, तो वो पैरालाइज कर देता है मसल्स को। जैसे रिंकलिंग होती है, रिंकलिंग होती है क्योंकि वहाँ पर फैट एब्जॉर्ब हो जाता है, तो मसल लूज हो जाती है। तो ये क्या करता है, बोटॉक्स एक टॉक्सिन है, उसको पैरालाइज कर देता है, तो मसल उतने पे स्टेबल हो जाती है, तो जो रिंकलिंग आती है वो फिनिश हो जाती है। वाइल फिलर्स केमिकल्स होते हैं, जो आइज के हमारे नीचे जैसे अंडर सरफेस में यहाँ पर होता है, ये लूज हो जाते हैं तो उसको फिल कर देता है। फिलर्स मीन्स फिल कर देना। उसमें बहुत सारे होते हैं, फैट होता है जैसे हमारी बॉडी का, हमारे शरीर से ही फैट निकाला, उसी को फिल कर दिया हमने। किसी का डिप्रेशन है, चेहरे पे चोट लगी है, डिप्रेस्ड है, तो हम अपना खुद का भर सकते हैं। फिर केमिकल, वो नहीं चाहता कि हम अपना इस्तेमाल करें, तो केमिकल्स भी आते हैं उसके, फिलर्स, तो उसको इंजेक्शन में लेके आप इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं और आपको रिजल्ट उसी वक्त मिल जाता है। बिल्कुल। साथ ही रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की भी हम बात करते हैं। ऐसे में कई बार हमने देखा है एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो कई जो शरीर के अंग हैं तो वो डिटैच हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो क्या उसको भी फिक्स किया जा सकता है उस टाइम पे? जी, रीइम्प्लांटेशन सर्जरी होती है, उनको भी फिक्स किया जा सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा, भी बहुत कॉमन फेस था, लास्ट ईयर जुलाई में डॉक्टर्स डे पर हुआ था, एक सरदार जी का एक्सीडेंट हुआ था जिसका फिर मैंने ऑपरेशन करके दोनों हाथ जोड़े थे। तो अभी ये सब पॉसिबल है। अब तो काफ़ी
ज़्यादा सर्जरी होने लगी इस तरह की भोपाल में। जो बिल्कुल, कितना जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए? कुछ ऐसा टाइम पीरियड रहता है? मिनिमम 6 आवर्स रहता है कि अगर 6 आवर के अंदर हो जाए तो रिजल्ट सबसे अच्छे होते हैं। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि मोड ऑफ ट्रॉमा क्या है, किस तरह से चोट लगी है, कैसे हाथ लगाया, मरीज उस हाथ को कैसे लेके आया प्रिजर्व करके, इन सब चीज़ों पे क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। ओके, साथ ही साथ अगर हम अपने फेस प्रोफाइल की बात करें तो ऐसे में नोज जॉब जो होता है बहुत ज़्यादा भी करवाया जाता है, इसकी भी सर्जरी भी करवाई जाती है और फिलर ऑप्शंस भी होते हैं, तो कब करवाना चाहिए इसे? कि नोज में जो भी सर्जरी थी, किसी की टिप लंबी होती है, किसी को लगता है उसकी नाक पतली है, किसी को लगता है नाक चौड़ी है, तो कई मरीज इस तरह से आते हैं। जैसे आपने सुना होगा अनुष्का शर्मा है, उसने अपना करवाया है, और भी और शिल्पा शेट्टी ने अपने लिप्स के लिए करवाई है सर्जरी, फिलर है, तो उसने फिलर्स करवाए थे, तो कि किसी को लगता है लिप हमारे बहुत पतले हैं, तो फिलर करके उसको मोटा कर सकते हैं। नाक किसी को लगता है मोटी है, चपटी है, पतली है, तो सब तरह से कॉस्मेटिक सर्जरी में अब हो जाती है सर्जरी। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर सा रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिसने सर्जरीज करवाई हैं तो किसी की तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन किसी का जो रिजल्ट है एक्सपेक्टेड जो था वैसा नहीं हुआ है, तो ऐसे में इस डर को कैसे दूर किया जाए? एक्चुअली होता क्या है कि मरीज जो चाहता है वो उसकी बॉडी को फिट करे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब एक लिमिट होती है हर चीज की, वो चाहता है कि जैसे नाक ठीक कराना है, अब नाक की भी एक लिमिट है, जैसी बन के आई है वो कुछ करेक्शन हो सकते हैं, पर मरीज चाहता है नहीं मुझे बिल्कुल ही 100% अच्छी चाहिए, तो उस वक्त ओवर करेक्शन में कई बार रिजल्ट नेगेटिव हो जाते हैं। तो वहां पर ये रहता है कि मरीज उस चीज को समझे कि हर चीज की एक लिमिट होती है, जैसा बना है उतना परसेंट, जैसे हर चीज में 100% नहीं होती, उस मार्जिन में रहता है 15 से 20%। तो हाँ, हम 20% तक मार्जिन कर सकते हैं उसमें करेक्शन, पर वो नहीं मुझे 50% से ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो वहां पर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, क्योंकि कई लोगों के पास जब वो अवेयर होते हैं इतना टाइम नहीं होता है, या तो उनकी खुद की शादी होती है या फिर कुछ ऐसा बड़ा सा फंक्शन होता है जो उन्हें अटेंड करना होता है, तो वो चाहते हैं जल्द से ही जल्द जो मेरा ट्रीटमेंट है वो हो जाए। क्या कुछ प्रोसीजर्स आते हैं फिर इसके अंदर? जैसे ब्रो लिफ्ट कराते हैं तो उसमें थ्रेड डाल के कर सकते हैं, ओपीडी प्रोसीजर है। केमिकल फिलर्स हो गए, पीलिंग हो गया, बोटॉक्स हो गया, ये सब ओपीडी प्रोसीजर होते हैं। ये कॉमनली आजकल इसीलिए परफॉर्म हो रहे हैं कि इनका रिजल्ट भी 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक ही रहता है, दैट इज नॉट परमानेंट। बिल्कुल, साथ ही किसी को अगर हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो ऐसे में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कितना लंबा चलते हैं ये ट्रीटमेंट्स? देखिए, लेजर से ट्रीटमेंट चलते हैं, उसमें सिटिंग रहती है, हम एक लेजर का उसमें शॉट देके वेट करते हैं 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ, फिर बॉडी रिएक्ट करती है। किसी में एक बार में रिजल्ट होता है, किसी में लाइट होता है, किसी में नहीं होता है, तो सेकंड या थर्ड सिटिंग के बाद नॉर्मली इतना फेड हो जाता है कि वो विजिबल नहीं होता, आप हल्का सा कलरिंग करके उसे हाइड कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ जो डबल चिन है वो भी देखा जाता है, और लोग चाहते हैं कि चेहरा तो ठीक है, बस ये डबल चिन अगर हट जाए तो बस फिर मैं बहुत अच्छा दिखूंगा, तो क्या रहता है इसमें? उसी के लिए डबल चिन के लिए रिडक्शन के लिए फिर सर्जिकल रिडक्शन कराना, जो भी एक्सेसिव स्किन होती है या फैट होता है उसको निकाल के उसको रीशेप करके सूचरिंग कर दी जाती है, वो भी पॉसिबल। ये सारे ट्रीटमेंट्स तो करवा लिए, लेकिन उसके बाद हमने कॉस्ट पे भी बात की, लेकिन प्राइवेट के अलावा गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स है उसमें भी कुछ रहता है, ये किए जाते हैं प्रोसीजर्स? नॉर्मली गवर्नमेंट सेटअप में कॉस्मेटिक सर्जरी उपलब्ध नहीं होती है, पर जैसे कि हमारे हमीदी अस्पताल में अब धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक इसके लिए क्लिनिक्स भी, पर बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि मरीज का इतना लोड रहता है कि ये सब कॉस्मेटिक है, नॉर्मली सभी सर्जरी प्राइवेट में ही होती है। बिल्कुल, तो क्या कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आपके द्वारा किए जाते हैं? जी, हेयर ट्रांसप्लांट हमारे द्वारा चालू कर दिया गया है प्लास्टिक सर्जरी में, वहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। लाइपोसक्शन भी 2 या 3 पेशेंट के किए जा चुके हैं। बिल्कुल, तो साथ ही साथ हमने सन एक्सपोजर की बात की, आपने बताया कि अगर किसी ने केमिकल पील करवाया है तो ऐसे में आपको धूप से बचना है, इसके अलावा और क्या क्या बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? पहले तो सन एक्सपोजर है, सेकंड है मॉइस्ट रखना अपनी स्किन को, ड्राइनेस ना हो, थर्ड हाइड्रेट रखना है, वाटर वगैरह लेना है, और चौथा जो भी डॉक्टर ने सलाह दी है, ट्रीटमेंट दिया है कि अपनी स्किन को हाइड करें सन से, क्योंकि स्किन आपने केमिकल पीलिंग कराई लाइट कराने के लिए, एंड सन डायरेक्ट एक्सपोजर से उसको ओवर करेक्शन कर देता है, पिगमेंटेशन बढ़ा देता है, तो वो काउंटर हो जाता है इफेक्ट, इसलिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है सन का प्रोडक्ट। बिल्कुल, पिगमेंटेशन की बात चल ही रही है, ऐसे में बहुत सारी मार्केट में क्रीम्स अवेलेबल हैं जो कि लोग रैंडमली देखते हैं और खरीद लेते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या ये क्रीम्स जो है इफेक्टिव रहती हैं? देखिए, हमारे यहाँ की जो टेम्परेचर है और जो सन का एक्सपोजर, उसमें SPF 50 होता है, बेसिकली SPF एक उसका प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है कि इतना मिनिमम चाहिए होता है, तो हमारे इंडियन कंडीशन में 50 या 50 से अबव सूटेबल है हमारे यहाँ कंडीशन की, उसके नीचे उतना इफेक्टिव नहीं होता, तो जब भी कोई भी सनस्क्रीन लें इंडियन सिनेरियो में एटलीस्ट SPF मोर देन 50 या एटलीस्ट 50 का तो ले। बिल्कुल, तो कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को, किसी प्लास्टिक सर्जन के द्वारा ही इसको प्रोसीजर करना चाहिए।
थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए। आई एम वेरी श्योर कि जो आज लोगों ने देखा है इस प्रोग्राम को, वो आगे आके अपने आप की जो सेल्फ अवेयरनेस है उस पर ध्यान देंगे और जहां उन्हें लगता है ट्रीटमेंट करवाना है तो वो ट्रीटमेंट करवाएंगे। थैंक यू। प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी में आखिर क्या क्या आता है ये हमने जान लिया है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इसको करवाने की ज़रूरत है तो इसे मन में मत रखिएगा, आप सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा।